नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कनखल के जगजीतपुर के बालाजीपुरम कॉलोनी में सड़क में पुल बनाकर अवैध निर्माण करने वाले मामले में स्थानीय कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन कर रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान का पुतला फूका। इस दौरान कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में रहने वाले मंजीत वालिया द्वारा अपने आमने सामने के मकानों को जोड़ते हुए अवैध रूप से पुल का निर्माण किया गया है, जिसकी शिकायत कॉलोनी वासियों के द्वारा हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अपने स्थानीय विधायक को कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण स्थानीय निवासियों ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए। हम बालाजीपुरम के निवासी हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है और हम म्यूनसिपल पार्टी में उसमें जाके कंप्लेन भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये एक गुंडागर्दी का मामला है, जो कहने का मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं। कारण ये था कि जगजीतपुर में लक्सर रोड हमारी कॉलोनी है, बालाजीपुरम में हमारा मकान है और वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण हो रखा है। लगभग 2.5 महीने पहले हमने नगर निगम में शिकायत दर्ज कर रखी है। 13 जुलाई को, अब से आज से पूरे 2 महीने पहले नगर निगम ने 3 दिन का नोटिस देके उसको जारी कर दिया था। विधायक जी को हमने उसी दिन, जिस दिन यहाँ पे हमारा विरोध हुआ था फर्स्ट टाइम पे, उसी टाइम हमने विधायक जी को व्हाट्सएप करा, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी। ना तो उन्होंने कोई फ़ोन उठाया और ना कोई मैसेज का रिप्लाई किया, और उसके बाद न्यूज़पेपर में भी आ चुका है ये, लेकिन विधायक जी अभी तक सोए हुए हैं। ये 2-2.5 महीने से ये पुल का हमने कार्रवाई कर रहे हैं और एमएलए साहब को भी लगभग हमने सारी जगह रिपोर्ट करा दिया है, आरडीओ में भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कि बताया जा रहा है कि आदेश चौहान जी का हाथ में पीछे इनके सपोर्ट में है, तो इस वजह से कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो अवैध है उसको हटना चाहिए। वैध है तो रहने दो, अवैध है तो हट जाए बस। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से हरिद्वार में जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह से आरोप लगाया गया है, साथ ही साथ लोगों का कहना है कि अवैध पुल का निर्माण किया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जगदीशपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर नगर निगम क्षेत्र में एक कॉलोनी है बालाजीपुरम, जहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि एक व्यक्ति के जिस तरह से उसके आमने सामने मकान है और उन दोनों मकानों को जोड़ते हुए उसके द्वारा एक अपने मकानों को जोड़ते हुए एक पुल का निर्माण सड़क के ऊपर किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अगर किसी अन्य व्यक्ति का कोई सामान अगर आता है तो उससे दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो कॉलोनी में इस तरह से जो पुल का निर्माण उसके द्वारा व्यक्ति के द्वारा किया गया है, इसका विरोध लगातार जो उसके कॉलोनी वासी हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार इसकी शिकायत हरिद्वार विकास प्राधिकरण को भी की गई है, नगर निगम को भी की गई है। साथ ही साथ इन पूरी कार्रवाई के लिए जो स्थानीय विधायक हैं, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, उनको भी इसके संबंध में स्थानीय निवासियों ने अपील की है कि वो इस पर कार्रवाई करवाने की कृपा करें। लेकिन बार बार कहने के बाद भी ना तो प्राधिकरण की तरफ से ना निगम की तरफ से इस तरह का जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई उस निर्माण पर की जा रही है। लगातार परेशानियों का सामना करते हुए अब लोगों के द्वारा, जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा, जो वहाँ के स्थानीय विधायक है उनके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला फूका गया। लगातार लोगों की यही मांग थी कि जल्द से जल्द उस अवैध निर्माण को छोड़ा जाए, उसको हटवाया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। और जिस तरह से निर्माण, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश में एक तरह से मुहिम छेड़े हुए है, वहीं जिला प्रशासन के द्वारा भी कई ऐसे निर्माण है जिनको पिछले दिनों तोड़ा भी गया है। वहीं इस तरह की जो निर्माण है उसको ना तोड़े जाना एक उनकी जिस तरह से स्थानीय निवासियों को परेशानी दे रहा है, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई यहाँ पर करने की वो लगातार मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, तो प्रशासन के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी होने के बाद क्या कुछ बयान निकल कर आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है? देखिए, अभी जिस तरह से आज उनके द्वारा स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, उनका कहना था कि इसकी शिकायत प्राधिकरण, जिस तरह आचार्य जो यहाँ पर देखता है उसको भी की गई है, नगर निगम को भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन पहुंचेंगे। बता दें कि लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना वंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन पहुंचेंगे। तो वहीं जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबुधाबी में भी रोड शो किए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए समिट से पहले ही लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना हो उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएं और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएं। पड़ोसी देश नेपाल की सुप्रसिद्ध गायिका ऋतु कंडेल का काबीना मंत्री गणेश जोशी ने सम्मान किया है। बता दें कि उत्तराखंड प्रवास पर ऋतु कंडेल ने सम्मान कार्यक्रम में भी अपने गानों से समा बांध दिया, जिसने काबीना मंत्री भी नाचने को मजबूर हो गए। इस दौरान काबीना मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का नेपाल के साथ रोटी बोटी का संबंध है। ऐसे में जब नेपाल से गायिका यहाँ आई है तो उनका सम्मान किया जाना जरूरी है। बीच में उपस्थित है, धन्यवाद देना चाहूँ। बहनों को भी आशीर्वाद दे रहे जो कि हमारे लोग का भारत और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है। आज हमारी कई बेटियां नेपाल भी आई हुई हैं। नेपाल की कई बेटियां हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में भी आई हुई हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति बिल्कुल एक है। और अभी वहाँ के राजनीतिक परिवार की नीतू गोयवाला, जो वहाँ की एक प्रसिद्ध हीरोइन है, और ऋतु कंडेल जो एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय सिंगर हैं, आज सुबह जब मुझे फोन आया कि वो लोग यहाँ पर हैं, वो तीज के कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे, बीच में कहीं बाहर गए थे, तो हमारी जो संस्कृति है कि अतिथि देव हो, उनका स्वागत होना चाहिए। उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। ये जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी। बता दें कि उन्होंने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं, जिसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो और कहाँ पढ़ाई जाएगी। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलाव चाहते हैं, मदरसों के अपग्रेडेशन से वे खुश हैं। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम लड़की रजिया सुल्ताना ने संस्कृत में पीएचडी की है। हमने तय किया है कि अब जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं, उन 117 मदरसे में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में एक संस्कृत की बुक भी है, एक किताब संस्कृत की भी है। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या संस्कृत भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम अरबिक भी पढ़ाएंगे और अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और हमारा देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाई जाएगी संस्कृत तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी बोली को समझेंगे। और हम अरबी सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इंग्लिश सीख सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं, चाइनीज सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, तो हम संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल संस्कृत सीखेंगे, मेरे बच्चे बच्चियां सब कुछ सीखेंगे, दुनिया में अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है अब खुले पर मिलने जा रहे हैं मेरे बच्चों को मॉडर्न मदरसों के रूप में। हम मदरसों को हाईटेक बनाने जा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर बच्चों की पढ़ाई होगी और मेरे बच्चे अब सब कुछ पढ़ेंगे।
देहरादून सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2022-23 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम नियोजन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान सतत विकास लक्ष्य क्षेत्र में कार्य करने वाले तमाम समाज सेवियों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। साथ ही सचिव मीनाक्षी सुंदरम सहित प्लानिंग डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारीगण इस मौके पर मौजूद रहे। देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में मंत्री ने कहा कि जैव विविधता के क्षेत्र में हमें व्यावहारिकता की आवश्यकता है, जिसमें संकट उत्पन्न प्रजातियों को बचाने के साथ ही साथ हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ ही साथ आजीविका बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों को संरक्षित व संवर्धित करने का कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से जनमानस को आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण को लेकर लगभग 7,991 समितियां बनी हैं, जिनमें से 1,620 समितियां ही रजिस्टर हैं। बाकी समितियों को रजिस्टर करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की एक समीक्षा बैठक मैंने ली, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के अलावा मेरे एडवाइजर भी इस मीटिंग में थे। और एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक अपना जो वर्किंग प्लान है, जो उन्होंने प्लान बनाया, उसको लेकर के चर्चा हुई। देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सड़कों के गड्ढों व निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि मेयर ने कहा कि शहर में जितनी भी कार्रवाई संस्थाएं हैं, उनके द्वारा गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि गड्ढों में जमा पानी की वजह से ही डेंगू का मच्छर और लार्वा पनपता है। साथ ही ये भी बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि जहां जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहां डेंगू के मच्छर का प्रकोप ज्यादा है। तो वहीं इसको लेकर बीते दिनों शहर में निर्माण कार्य कर रहे विभागों और अधिकारियों को बुलाया गया है और शहर में तमाम गड्ढों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। जितने हमारे शहर में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि जहां आपने खुदाई कर रखी है, जहां गड्ढे हैं, उनको तत्काल भरें। डेंगू का जो लार्वा है वो गड्ढों में, साफ पानी में जो है, क्योंकि जो जहाँ गड्ढे होते हैं और पानी वहाँ जमा हो जाता है, तो वहाँ जो है लार्वा अधिक पनपता है। अभी जो हमारा 3 दिन पहले जो हमारे अधिकारियों ने एक सर्वे किया है, जिसमें हमारे गोपाल बिनवाल जी गए थे, तो उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ वहाँ ये अधिक जो है लार्वा पनप रहा है। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके अलावा नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, जिस पर सफाई के अलावा फॉगिंग और छिड़काव का जिम्मा है। डेंगू के लिहाज से इलाके जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, कहीं न कहीं सरकारी निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, वहां पानी रुक रहा है। यही वजह है कि डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में डेंगू के शुरुआती मामले भी ऐसी ही जगहों से ज्यादा आए हैं जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, पानी रुका हुआ है। लक्खीबाग, रेसकोर्स, पथरी मार्ग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड सहित कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हालात अधिक खराब है। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा वो काम कर रहा है। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, लोग वहाँ कॉल कर रहे हैं अपने आप। तो ये जो कॉल सेंटर का जो नंबर है, वो सब जगह हमने चस्पा कर रखे हैं। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी पेशेंट जा रहे हैं, डेंगू के पेशेंट, अगर किसी को प्लेटलेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो उनको डोनर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। या कोई ओवर रेटिंग हो रही हो, जैसे डेंगू के हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि रेट फिक्स करे गए हैं, तो उससे अगर कोई ओवर रेटिंग करता है तो भी उनको उनकी समस्याएं सुन के उनके पैसे वापस करवाए। सबका मकसद एक ही है कि डेंगू पे हर हाल पे जो है नियंत्रण करना है। और जो विभागों की हिला हवाली है, जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे PWD वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है
जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियां मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जनता को हम धोखा नहीं दे सकते। तो मैं पहले भी बताया है कि 2 तरह से इस पे काम होता है। एक तो कि बिल्कुल प्रिवेंशन हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो और जितने भी घर हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे लोग स्वयं ही अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई जहाँ नाले हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था और लार्विसाइडिल का स्प्रे। तो लार्विसाइडिल का स्प्रे अब चल रहा है और इन्होंने टीम बनाई है। पूरे शहर को 12 जोन में इन्होंने डिवाइड किया है नगर निगम में और डेली ही ये कार्यवाही चल रही है जगह जगह जहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिन का महाअभियान शुरू किया है। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर इस महाअभियान की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने सभी अफसरों को वीसी के माध्यम से इसकी रोजाना रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ मिली जानकारी के अनुसार शहर के 24 हाई रिस्क वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए महाअभियान चलाया गया। देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश देखने को मिल रही है। उत्तराखंड पुलिस का अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने का विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार जारी है। बता दें कि 2 माह का विशेष अभियान है जो कि 1 अगस्त 2023 से शुरू किया गया। तो वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत अब तक 1 महीने में कुल 101 अभियोग पंजीकृत कर 219 अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि उत्तराखंड पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 2320 अभियोग पंजीकृत कर 4222 अभियुक्तों पर वैधानिक कार्रवाई की है। आपराधिक कृत्यों में संलिप्त 2292 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 1 अगस्त से ऑपरेशन प्रहार चलाया था और 1 महीने में हमने 219 भू माफिया एवं अन्य तरह के माफिया लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। हमने एक डाटा इकट्ठा करवाया है कि 1 जनवरी 2021 से कितनी इस तरह के लोगों पे कितनी कार्रवाई हुई है। तो उस डाटा के अनुसार जो है पिछले लगभग 2.5 साल प्लस में 4222 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। हरिद्वार में सेवा आयोजन विभाग के द्वारा 22 सितंबर को बड़े रोजगार मेले का आयोजन कराया जाएगा। बता दें कि रोजगार मेले में विप्रो, आईटीसी, पतंजलि जैसी कई बड़ी कंपनियों में 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। ये रोजगार मेले का आयोजन हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज में कराया जाएगा। तो वहीं जिला सेवा आयोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। साथ ही NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी रोजगार मेले में पहुंचकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जिला सेवा आयोजन अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि रोजगार मेले के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिससे ज्यादा युवक और युवतियों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। विभाग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए तिथि 22 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है और इसका जो कार्यक्रम स्थल होगा वो है SMJN PG कॉलेज रानीपुर हरिद्वार होगा, जिसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। इसकी या आसपास के जनपद के जो बेरोजगार युवक युवती हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं उनको रोजगार देने के लिए विभाग भरसक प्रयास करेगा कि अधिकतम संख्या में हम लोग रिक्तियाँ प्रदान कर पाएँ। देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए काम कर रही उत्तराखंड STF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि उत्तराखंड STF ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक नशा तस्कर को 55 लाख रुपए की 550 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान STF ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल कार्रवाई करते हुए 42 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 करोड़ 52 लाख रुपए की अवैध ड्रग्स बरामद की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार अवेयरनेस के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी
पुलिस के द्वारा STF के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में इस वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 नशा तस्करों को STF के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से लगभग 3.25 करोड़ की नशे की खेप बरामद की गई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। कल देर रात एक अभियुक्त को पकड़ा गया है जिसके कब्जे से 550 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। और ये जो बरामदगी है श्यामपुर थाना क्षेत्र जनपद हरिद्वार से की गई है और जो अभियुक्त है ये देहरादून का रहने वाला है और ये बरेली से इसको स्मैक को लेकर आ रहा था। इसके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, 2 मुकदमे इसमें NDPS में इसके खिलाफ पूर्व में दर्ज हैं। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही बीजेपी ने अपने हर पदाधिकारी को मजबूती से अपने क्षेत्रों में दायित्वों की जिम्मेदारी निर्वहन करने को प्रेरित किया है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी में एक होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बैठक के साथ इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने की। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं। हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं हमेशा, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में। ये वाली बैठकें लंबे समय में होती हैं, एक कार्यकाल में हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद होती होंगी, लेकिन ये बैठकें ऐसा नहीं कि नई परंपरा है। हम लोग अपने कार्यकर्ता का हमेशा ध्यान रखते हैं क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख तैयार कर दिए हैं और हर बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं और हर बूथ को हम जीतेंगे क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी की है और हम हवा में या सिर्फ ऊपर बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल में जो अपनी तैयारी की है उससे तैयारी के आधार पर हम एक तरफा लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर जीतेंगे और पिछली बार के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 2019 में हम लोग 3,75,000 वोट के लगभग मतों से इस संसदीय क्षेत्र को जीते थे और इस बार उसका भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम लोग काम के भरोसे अपनी बातों को रखते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा के द्वारा आगामी 24 सितंबर को विशाल ब्राह्मण महाकुंज हरिद्वार की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बता दें कि कार्यक्रम संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने उत्तराखंड में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें समस्त भारतवर्ष से कई ब्राह्मण और ब्राह्मण संगठन अपनी भागीदारी करने जा रहे हैं। इस दौरान ब्राह्मण महाकुंभ में सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों को रखा जाएगा, जिसमें सरकार से ब्राह्मण की हो रही अनदेखी को लगातार ब्राह्मणों में रोष को लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ ब्राह्मण एकता का परिचय देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ब्राह्मण महाकुंभ जो हरिद्वार में होने जा रहा है 24 सितंबर को, इसमें पूरे उत्तराखंड और भारत के भी जितने भी ब्राह्मण हैं एक मंच में आकर के अपने एकता का परिचय दे रहे हैं और हमारा इससे कोई भी तर्क वितर्क नहीं है। हमारा सीधा सरकार को संदेश है कि हमारे ब्राह्मण समाज में आज जो ब्राह्मण अपने अधिकारों से वंचित है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। राजधानी देहरादून में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीती रात देहरादून स्थित GMS रोड पर जमकर बवाल देखने को मिला। देर रात बदमाशों ने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई कि इलाका दहल उठा। बता दें कि देर शाम करणी सेना के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार चश्मे की दुकान पर गए हुए थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गनीमत रही कि करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर गोली की कोई खरोच तक नहीं आई। फिलहाल पुलिस तमाम CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। बदमाशों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, अभी जो वादी हैं उनके द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है उस कंप्लेंट के आधार पर उनके द्वारा बताया गया कि उन पे हमला किया गया है। उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो मौके की CCTV फुटेज है उनको अभी देखा जा रहा है।
हिमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित सभी में प्रवेश के लिए एनटीए और सीयूईटी की परीक्षा कराई गई है। तो वहीं उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकतर छात्र छात्राएं जानकारी के अभाव में अपने फॉर्म नहीं भर पाए। बता दें कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था उन्हें एनटीए ने पहाड़ी क्षेत्रों में 400 से 500 किलोमीटर या अन्य प्रदेशों में केंद्र आवंटित किए, जिसके कारण बहुत सारे छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। इस कारण पूरे प्रदेश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे संबंध महाविद्यालय में केवल 20 से 40% छात्र ही प्रवेश ले पाए हैं। अगर जिलेवार बात की जाए तो देहरादून में 7,600 सीटों में मात्र 2,815 प्रवेश हो पाए हैं, जबकि पौड़ी जिले में 3,712 सीटों पर 930, हरिद्वार में 300 सीटों पर 20 प्रवेश मिल पाए हैं, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने नाराजगी जताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। हालांकि छात्रों को मंत्री ने आश्वासन दिया है, इस पर विचार करते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लंबे समय से हम लोग सीयूटी जो एक आपने वर्ड सुना होगा, जिसमें बच्चा एंट्रेंस देता है फिर एडमिशन मिलता है, तो सीयूटी लागू करा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो हम उसी के आज 22 दिन से लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता श्रीनगर में कैंपस में 22 दिन से लगातार धूप हो तूफान हो वहाँ धरने पे बैठे हैं, परंतु कोई भी हमारी सुध-बुध नहीं ले रहा था। तो इस संदर्भ में आज हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी जो है उनसे हमने मुलाकात करी और हमने सीयूटी रद्द तो नहीं परंतु जो सीटें बची हैं पूरे कॉलेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन पर मेरिट बेस्ड एडमिशन देने की मांग की है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।